हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। साथ ही साथ आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत के पाठों का अभ्यास, पाठ का सार, बिहार बोर्ड सॉल्यूशन, साथ ही साथ बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं पाठ 5वें के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस की तरफ। पाठ 5वां कौन सा है? रोज, प्रतिदिन, डेली। लिखा किसने है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी ने, जहां पर उन्होंने इस पाठ में अपने ही कुछ ऐसे अनुभवों को, अपनी ही कुछ ऐसी स्मृतियों को हम सब के साथ साझा किया है जो उन्होंने स्वयं देखे। एक उनकी मित्र थी जो मुंह बोली या दूर की बहन भी थी रिश्ते में, मालती नाम था, और किस तरह से वो यांत्रवत या यांत्रिक जीवन में अपने आप का अस्तित्व खो बैठी, इससे ये हमने देखा, पढ़ा। आपने देखा प्रीवियस वीडियो? नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस आपके समझ में नहीं आएंगे। चलिए तो चलते हैं रोज जो कहानी है उसके बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस की तरफ। पहला प्रश्न है, समझ में आया ना कहानी क्या है? मालती और लेखक का दूर का भाई बहन का रिश्ता है, दोनों में मधुर संबंध है, प्रेम है, ठीक है। और जो मालती थी वो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी, पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। लेकिन विवाह के बाद उसका जो जीवन देखा लेखक ने, 4 साल बाद लेखक जब उसके घर जाते हैं और उसको देखते हैं तो एकदम चकित हो जाते हैं। उसका व्यवहार, उसके घर का माहौल, पूरा का पूरा जो उसका जीवन था वो एक ऐसी दिनचर्या में ढल चुका था जहां वो स्वयं अपना अस्तित्व खो चुकी थी, अपनी पहचान खो चुकी थी। आखिर क्यों? बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। अब इस प्रश्न के माध्यम से जब हम उत्तर देखेंगे, समझेंगे, तो हमें पूरी जो कहानी है ना उसका सार पता चल जाएगा कि मालती के घर का वातावरण एकदम मशीनीकृत था। पति डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, तो वो गैंग्रीन के जो पेशेंट रहते हैं, मरीज रहते हैं, उनका इलाज करके आते हैं और वही सब कहानी सुनाते जाते हैं, कैसे किसका हाथ काटा, कैसे किसका पैर काटा, किस तरह से। तो मालती का जीवन पति की दिनचर्या के अनुरूप चलता था। कब उठना है, कब भोजन बनाना है, कब भोजन करना है। तो घर का जो माहौल था वो पूरी तरह से घड़ी के कांटे की तरह रूटीन में था। रूटीन वो भी कैसा, जहां मालती स्वयं अपना अस्तित्व खो बैठी थी। वहां उसकी रुचियों का कोई स्थान नहीं था। उसकी हंसती खेलती जो जीवन था या जिंदगी थी, वह अपना पहचान खो चुकी थी। कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के यंत्रवत जीवन की झलक मिल जाती है। यंत्रवत मतलब पूरा का पूरा रूटीन, किस तरह से वो अपने पति के अनुसार ही अपना जीवन जीती थी। जब वह अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है। अब अतिथि कौन था? उसका मित्र या उसका दूर का रिश्ते से भाई लगता था, लेखक स्वयं। 4 साल बाद जब लेखक उसके घर आते हैं तो वो उनको देख कर ना खुशी हुई, जैसे नहीं कि अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, इतने सालों बाद तुम मिले, ये वो दुनिया भर की बातें हम नहीं करने लगते। सब कुछ वर्तमान का भूलकर हम पूरे भूतकाल में चले जाते हैं, स्मृतियों में खो जाते हैं। लेकिन वो आया, दरवाज़ा खोला, बैठ जाओ भाई, ये कुर्सी उर्सी पड़ी हैं, पानी ला कर दे दिया। लेखक एकदम चकित कि ये चल क्या रहा है, क्या ये वही मालती है जिसे वो जानते थे या जो उनके साथ में पढ़ती थी, इतनी उछलती कूदती रहती थी। लेकिन आज वो एकदम औपचारिक ढंग से स्वागत किया। अतिथि उसके दूर के रिश्ते के भाई हैं, जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी। पर वर्षों बाद आए भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती। नहीं करती होता तो बात कुछ और होती बेटा। यहां लिखा है नहीं कर पाती, मतलब उसके पीछे उसकी विवशता है, उसके पीछे उसका कुछ ऐसा माहौल है जिसके कारण वो मजबूर है, वो विवश है, वो अपने स्वभाव को जैसे उसने खुद ने ही कुचल कर मार दिया है। क्या कारण है इसके पीछे? इसका कारण यही है कि जो घर का माहौल था या मध्यम वर्गीय जो परिवार रहते हैं जिसमें पुरुष की सत्ता रहती है, वर्चस्व रहता है, कुछ ऐसा ही उसके घर का माहौल था।
बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा रही है। ना उसने उत्साहपूर्वक लेखक का स्वागत किया, ना वो खुद भी खुशी या चहकती हुई दिखाई दी। बस आया और औपचारिकता के साथ उसने उसका स्वागत किया। लेखक हतप्रभ थे, चकित थे, देखते रह गए। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देती है। अब यदि कोई मित्र आता है, या जो हमारे आज भी यदि हमारे जो विद्यालय के जो मित्र थे, किसी का फोन आ जाए तो कब घंटों बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मतलब हम सब कुछ वर्तमान का भूलकर अपने स्कूल डेज में खो जाते हैं। लेकिन ना तो वहां उसने कुछ उससे पूछा, ना उससे कोई प्रश्न किया, बल्कि जो प्रश्न लेखक द्वारा मालती से किए जा रहे थे उनका भी उत्तर वो संक्षिप्त रूप में दे रही थी। उसका कोई रुचि नहीं दिखाई दी कि वो क्या है, क्यों है, ये उस तरह से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दिए जा रही थी। उसमें अतिथि की कुशलता या उसके वहां आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता भी नहीं दिखती। नहीं पूछते, अरे कहाँ से आए, कैसे आना हुआ, बढ़िया है सब, कैसा रहा तुम्हारा दिन, और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, क्या तुम्हारी शादी हुई, बच्चे हुए, बताओ अपने जीवन के बारे में। बहुत सारी बातें। एक मित्र मिल नहीं जाता कि सैकड़ों प्रश्न अपने आप यहां पर आ जाते हैं, और ये होता है। ठीक है, लेकिन मालती ने लेखक से कुछ नहीं पूछा, और लेखक भी जो पूछ रहा था उसको भी बहुत कम शब्दों में उत्तर देती जा रही थी। यदि पहले कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा भी थी, तो वह 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद शेष नहीं रही। तो अपने आप को जैसे उसने बिल्कुल मशीनीकृत ढाल लिया है, या जो भी उसके पति थे उनके अनुसार उसने अपने आप के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है, जिसमें वो अपनी पहचान खो जाती है या खो बैठती है। उसका अपना पहचान या अपनी पहचान कुछ नहीं बचती है। विगत 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया, जिसे उसका रिश्ते का भाई भांप लेता है। वो समझ जाता है। लेखक स्वयं भी कथाकार भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, रचनाकार, साहित्यकार। अक्सर जो लेखक रहते हैं या साहित्यकार रहते हैं, विचारक रहते हैं, वो तुरंत दूसरों के मनोभावों को उनके चेहरे से पढ़ लेते हैं। तो वो तो उसके साथ पढ़ने वाली थी, उसकी मुंह बोली या दूर के रिश्ते में बहन लगती थी। वो तुरंत भांप गए कि इनके घर का माहौल क्या है, जहां उसके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं, जहां उस पर सारी बातों को थोपा जाता है, उसकी राय नहीं ली जाती, जहां वो अपने जीवन को जी नहीं रही है, वो सिर्फ ढो रही है। अतः मालती का मौन उसके दंभ का या अवहेलना का सूचक नहीं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता, नीरसता और यांत्रिकता ही सूचक है। अब यहां देखो बेटा, दंभ मतलब क्या होता है? घमंड। ठीक है, घमंड। तो मालती का उससे कोई प्रश्न ना करना या चहक कर उसका स्वागत ना करना यहां पर मालती के घमंड को नहीं दर्शा रहा है, अहंकार को नहीं दर्शा रहा है। अहंकार को दर्शाता तो माहौल कुछ और ही होता। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि वो अपने वैवाहिक जीवन में ऐसी पिस सी गई है, या पूरी तरह से उसके मन का उत्साह बुझ गया है, और किसी भी तरह का उसके जीवन में रस नहीं रहा है। पूरी तरह से वो मशीनीकृत हो गई है। ये लेखक समझ चुके थे, और उन्हें बड़ा दुख हो रहा था कि वो मालती जो हमेशा चहकती थी, उसके आज क्या हो गया। यह एक विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। क्या है? विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व। मतलब पंगु बने व्यक्तित्व का मतलब क्या है बेटा? व्यक्तित्व मतलब अपनी पर्सनालिटी। हम क्या, हमारी रुचियां हैं, क्या हमें अच्छा लगता है। जैसे कोई भी आ जाए, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ये नहीं कि भाई अब कोई आ गए तो हम बड़े गंभीर हो गए। हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। चाहे कोई मेहमान आ जाए, चाहे कोई हमारे बड़े बुजुर्ग आ जाए, उनका स्वागत हम चहक कर ही करेंगे, और अच्छे से बिल्कुल उत्सुकतापूर्ण उनका सत्कार करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब मालती को लेखक ने देखा, तो वे समझ गए कि इसका जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से इसके वश में अब नहीं है, क्योंकि इस पर तो बोझ डाला गया है समाज का कि किस तरह से मध्यवर्गीय पत्नी को पति के जीवन के अनुसार ही जीवन जीना होता है। यह एक नारी के सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ये काल्पनिक है, ये बिल्कुल वास्तविकता है।
परिवर्तन आया है। लेकिन यदि ग्रामीण जीवन की ओर देखें, या आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर महिला अपनी रुचियों को रख ही नहीं पाती है, क्योंकि उसकी रुचियों पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है, इसलिए अपनी रुचियों को सबसे ऊपर रखते हुए अपने परिवार का भी अच्छे से देखभाल करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार के जो सदस्य हैं उनकी रुचियों को प्राथमिकता देते देते हम अपनी ही रुचियों को बांधकर या दबाकर रख दें। हमें अपनी रुचियों का, हंसने का, खेलने का, हमें जो अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है, मैं हाँ स्त्रियों के लिए बात बता रही हूँ क्योंकि मैं स्वयं भी एक स्त्री हूँ। ऐसा नहीं है कि परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते हम स्वयं अपने बारे में सोचना ही भूल जाएं। हमें परिवार के जो भी सदस्य हैं उनका ध्यान रखते हुए अपने आप का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि हम तो परिवार के सदस्यों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हमारा ख्याल रखने वाले सिर्फ और सिर्फ हम ही होते हैं। इसलिए अपनी रुचियों के बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में स्वयं को ही ख्याल रखना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाप की छाया है, वर्णन कीजिए। अब चूंकि पाठ का जो शीर्षक है रोज रखा है, प्रतिदिन, ठीक है, तो जैसे ही लेखक मालती के घर में प्रवेश करते हैं उन्हें क्या जान पड़ा, मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही है। अर्थात उस घर का जो माहौल था वो बोरिंग सा लगा, उबाऊ सा लगा, उदासीपन छाया हुआ सा, मनहूसियत कह सकते हैं। लेखक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या मैं उसी मालती के घर आया हूं जो मालती, या जिस मालती को मैं जानता हूं। जब लेखक दोपहर के समय मालती के घर पहुंचा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वहां किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। शाप? क्या भाई, ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि किसी शाप की छाया मंडरा रही हो? यह शाप की छाया उस घर में रहने वाले लोगों के बीच अपनेपन तथा प्रेम भाव का ना होना थी। समझ में आया बेटा कि जिस परिवार में प्रेम भाव नहीं होगा, हंसी ठिठोली नहीं होगी, वो घर ऐसा लगेगा जैसे शापित हो। जहां हंसी नहीं, जहां खुशी नहीं, जहां प्रसन्नता नहीं, जहां चहक नहीं, जहां अपनी रुचियों के बारे में कोई वार्तालाप नहीं, तो वो कैसा होगा, बुझा सा, शापित ही लगेगा। तो इसी तरह का उन्हें उस घर में महसूस हुआ, दिखाई दे रहा है। तो बड़े अचंभित हो जाते हैं लेखक। वहां रहने वाला परिवार एक ऊब भरी, नीरस और निर्जीव जिंदगी जी रहा था। निर्जीव जिंदगी क्यों कहा? क्योंकि जहां मनुष्य मिलकर रहते हैं, जहां सजीव लोग रहते हैं, वहां तो हंसी ठिठोली भी होगी, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, कुछ हंसी मजाक की बातें, कुछ प्रेम आलाप की बातें, कुछ राग की बातें, कुछ द्वेष की बातें, बहुत सारी बातें होती। तभी तो कहते हैं ना कि जहां बर्तन होंगे तो खटकते ही हैं, खनकते ही हैं, आवाज तो आती है। लेकिन उसमें सिर्फ नीरसता, उदासीनता छाई हुई है। कहीं कुछ चहक नहीं, कहीं कुछ महक नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे शापित हो। मां को अपने इकलौते बेटे के चोट लगने या उसके गिरने से कोई पीड़ा नहीं होती है। इसी प्रकार एक पति को अपने कामकाज से इतनी भी फुर्सत नहीं कि वह अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके। इस कारण उसे एकाकी जीवन जीना पड़ता है। इस प्रकार यह शाप पति, पत्नी और बच्चे तीनों को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में रस घोलते रहना चाहिए, हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिंदगी को इतना मजेदार बनाना चाहिए कि लोग हमारे जीवन से प्रेरणा लें। हंसते रहना है, खिलखिलाते रहना है, मुस्कुराते रहना है। गंभीरता कार्य के समय, कर्म के समय गंभीरता आवश्यक है, लेकिन हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, ये जीवन में रस घोल देता है। इसलिए हमें अपने परिवार में हंसते खिलखिलाते रहना है, ताकि हमारे जीवन की जो मधुरता है, जो प्रेम है, वो बना रहे और दूसरे भी उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। ठीक है। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। तो लेखक और मालती का जो संबंध था वो दूर के रिश्ते के भाई बहन थे, लेकिन चूंकि एक ही कक्षा में पढ़ते थे तो उनके बीच में प्रेम भी था, बहुत अच्छे मधुर संबंध थे।
जो भी कुछ बातें रहती थी वो एक दूसरे से साझा करते थे, छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, लड़ते झगड़ते, सब इस तरह से उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। लेकिन मालती के विवाह के बाद मालती जैसे पूर्ण रूप से बदल गई है। लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसा संबंध है। दोनों बचपन में इकट्ठे खेले हैं, लड़े हैं और पिटे हैं। दोनों की पढ़ाई भी एक ही साथ हुई। उनका रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण रहा। वह कभी भाई बहन या बड़े छोटे के बंधन में नहीं बंधे थे। बहुत ही प्रेमपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना जीवन बिताया। सच में तभी तो कहते हैं ना कि जो बचपन के मित्र रहते हैं उनकी तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती, अर्थात वे अनमोल रहते हैं। मैं खुद अपनी बात आपसे साझा कर ही देती हूँ। जैसे कभी कभी नहीं कि हमारे कोई, जैसे मान लो हम हॉस्टल में रहे 7 साल नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ का यदि कोई भी इवन कहीं नवोदया लिखा भी दिख जाता है ना, तो हमें लगता है ये हमारे ही मित्र हैं। अभी हाल ही की घटना मैं आपको बताती हूँ। एक गाड़ी के पीछे नवोदयन लिखा था, तो वो गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके साइड में एक सज्जन व्यक्ति थे जो फ़ोन पर वार्तालाप कर रहे थे। मैंने देखा नवोदयन लिखा है। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी सर, क्या ये गाड़ी आपकी? बोले जी। मैंने कहा आप नवोदय से पढ़े? बोले हाँ जी। बस थोड़ी सी वार्तालाप हुई, मन को खुशी मिल गई, तो उन्होंने भी कहा अच्छा आप भी नवोदय? अरे वाह। तो ये जो रिश्ते रहते हैं, ये जो नाते रहते हैं, वो हमारे दिल में मतलब 100 गुनी खुशी पैदा करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में जो रिश्ते हैं उन्हें मधुरता से बनाए रखना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मालती के प्रति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? मालती के प्रति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? अपने विचार बताइए। अब महेश्वर की कैसी छवि? सत्ताधारी पुरुष, नहीं जैसे कि मैं ही मैं हूं, बस तुम्हें सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, इस तरह से, ये चाहिए दे दो, ये बनाना है बन गया, तब जाना है उठना है जाग गए, ये टाइम पर सब कुछ सामने रखना है क्योंकि ड्यूटी पर जाना है, हो गया। तो एक जो पुरुष सत्तात्मक समाज में जिस तरह की पुरुष की एक छवि रहती है ना, उसी तरह से यहाँ पर, और हाँ साथ ही साथ अपने काम के आलाप गाते रहना, आलापते रहना, ये किया वो किया, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में या उनकी रुचियों के बारे में कोई ख्याल ना रखना। कहानीकार अज्ञे ने महेश्वर के नित्य कर्म का जो संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया है, उससे पता चलता है कि वह रोज सवेरे डिस्पेंसरी चला जाता है, दोपहर को भोजन करने और कुछ आराम करने के लिए आता है, शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन भी रोज एक ही ढर्रे पर चलता है। ढर्रा मतलब पूरा बंधा बंधाया। एक यांत्रिक जीवन की यंत्रणा पहाड़ के एक छोटे स्थान पर मालती का पति भी भोग रहा है। यांत्रिक जीवन के संत्रास के शिकार सिर्फ बड़े शहरों के लोग ही नहीं हैं, पहाड़ों में एकांत में उनके शिकार मालती और महेश्वर भी हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर मशीनीकृत, हम कहते हैं शहरी जीवन या नगरी जीवन मशीनीकृत हो गया, ऐसा नहीं है। आपस में जो छोटे या मध्यम वर्गीय परिवार हैं उसमें भी कुछ इस तरह का जीवन चल रहा है। रोजमर्रा की जीवन या दिनचर्या का पालन करते करते व्यक्ति स्वयं मशीनीकृत हो गया। रिश्ते नाते जैसे गायब ही हो गए, हंसी ठिठोली जैसे गायब भी हो गई। तो हंसी ठिठोली को गायब नहीं होने देना है। ये जो हंसी ठिठोली प्रसन्नता है ना, हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। महेश्वर भी इस एक ढर्रे पर चलती हुई खूंटे पशु की तरह उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली जिंदगी से उकताया हुआ है। जैसे खूंटे पर बांध दिया जाता है ना और वो बस वहीं वहीं घूम पाता है, ठीक वैसे ही उसका भी हाल है। कहानी के महेश्वर एक मतलब बिल्कुल ऐसा पात्र है, जब कहीं भी कहानी में उपस्थित होता है उसकी उपस्थिति माहौल को तनावपूर्ण और अवसादग्रस्त बनाती है। उसकी बदलती मनः स्थिति वातावरण को और अधिक नीरस और उबाऊ बना देती है। जो उसका चरित्र यहाँ पर दिखाया है कि जब वो नहीं होगा तो फिर भी थोड़ा बहुत हंसी ठिठोली होगी या अपने अपने मन की बातों को व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही मालती का पति आया तो वो अपने ऑपरेशन का, तो इसका हाथ काटा, तो इसका पैर काटा, तो ये हो गया, तो वो जो उसकी उपस्थिति है ना, वो अवसादग्रस्त बना देती है, उबाऊ सा बना देती है। ऐसा मालती के पति का चित्रण हुआ है। गैंग्रीन क्या है?
कौन सी बीमारी है जिसका इलाज मालती का पति करके आता है और फिर उसी के बारे में वो सबको सुनाता रहता है। गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है। मतलब यदि कोई पांव में कांटा चुभ गया और उसको मतलब अनदेखा कर दिया तो वही कांटा ऐसा बड़ा रूप धारण कर लेता है जिसका इलाज मात्र पांव काटना ही है। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। तो मैं बता दूं आपको, फादर कामिल बुल्के सुना है आपने, जो कहाँ जन्मे थे, यूरोप के रेम्स चैपल में, और जिनको भारत भूमि से बहुत अधिक लगाव था। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का यदि आपने नाम सुना है, जो लेखक थे, कवि भी थे, उन्होंने फादर कामिल बुल्के के जीवन के बारे में लिखा था और यही बताया था कि गैंग्रीन नामक जो रोग है उससे उनकी मृत्यु हो गई। तो जो गैंग्रीन रोग है वो बहुत खतरनाक है, जानलेवा भी है। इसी के बारे में इसी तरह के इलाज करता था मालती का पति और उनके बारे में ही घर में सुनाता रहता था। अगला प्रश्न है, कहानी से उन वाक्यों को चुने जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम कहानी का शीर्षक ही रोज है। इसके अलावा कई स्थानों पर रोज शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे मालती टोक कर बोली, ओह मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। क्यों, पानी को क्या हुआ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता ही नहीं, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूं। तो ये जो आया है कहानी का शीर्षक, मालती का जीवन यानी अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। मालती ने रोती हुई शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसको चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। मतलब सब कुछ जैसे बंधे बंधाए ढर्रे में जा रहा था। कहीं कुछ ममता नहीं, कहीं कुछ प्रेम नहीं, कहीं कुछ राग नहीं, कहीं कुछ रस नहीं, उबाऊ बोरिंग सा जीवन। आशय स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूं जैसे यह घर, जैसे मालती। क्या कहना चाहते हैं लेखक? ऐसे कहना हो सकता है वो जो अभी हमने पढ़ा था ना, प्रीवियस वीडियो याद है आपको, देखा था कि ऐसा लग रहा है जैसे ये घर शापित हो। शापित मतलब मनुष्य सी छाई हुई हो, कोई हंसी ठिठोली नहीं, कोई राग मतलब प्रेम की भावना नहीं, कोई मुस्कुराना नहीं, कोई आपसी प्रेम नहीं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का चित्रण अत्यंत कलात्मक तरीके से करता है। अतिथि तो मालती के घर में कई वर्षों बाद कुछ समय के लिए आया है, पर अतिथि को लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। उसे अनुभव होता है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूं जैसे ये घर, जैसे मालती। मतलब कुछ ऐसे घर, जब मालती के घर में गया लेखक स्वयं, तो पहले तो उसे लगा कि ऐसा कैसा माहौल है यार, कैसे रहते हैं ये लोग, कैसे रहते होंगे बिना हंसी मजाक के। कुछ दिन के लिए गया, लेकिन ऐसा लगा कि इस घर की जो काली छाया है या परछाई है वो मुझे भी अपने वश में कर रही थी। मैं भी जैसे हंसना, खिलखिलाना भूल सा रहा हूं, जैसे ये घर, जैसे मालती। ठीक है, तो यही बताया है। लगता है कि अतिथि भी उस काली छाया का शिकार हो गया है जो उस घर पर मंडरा रही है। यह मालती के अंतर्द्वंद्व के साथ अतिथि का अंतर्द्वंद्व भी चित्रित हुआ है। उस घर की जड़ता, मतलब बिल्कुल स्थिरता, नीरसता, जहां कोई रस ना हो, जहां कोई आनंद ना हो, वो बाऊहट, जैसे अनाम अतिथि को भी आच्छादित कर लिया है, अर्थात उसे भी अपने घेरे में ले लिया है। अतिथि भी घर की जड़ता का शिकार हो जाता है और उसको फिर लगता है कि ये कहाँ हूं मैं। वो स्वयं भी अचरज में पड़ जाता है कि ये क्या हो गया। अर्थात समझ में आ रहा है बेटा
कि जिस तरह के माहौल में या जिस तरह की संगति में हम रहते हैं, उसी तरीके का हमारा व्यवहार भी होता जाता है। इसलिए हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, ये जो बातें हैं ना हमारे जीवन में बहुत रस घोलती हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे की इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? पूरा पूरा संबंध है, क्योंकि घड़ी का कांटा या घड़ी का जो घंटा है वही मालती को नियंत्रित करता है। उसी के अनुरूप मालती का जीवन है, दिनचर्या है, उसका अपना क्या है, क्या रुचि है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, से लगता है कि मालती प्रत्येक घंटा गिनती रहती है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा है। 1 घंटा बीतने पर उसे लगता है चलो एक मनहूस घंटा तो बीता। घर में नौकर नहीं है तो बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए तो रोज ही वक्त पर नहीं आता है। मालती के इस कथन में कितनी विवशता है। रोज ही होता है, आज शाम को 7 बजे आएगा। उस घर में बच्चे का रोना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटा की गिनती करना, महेश्वर का सुबह शाम डिस्पेंसरी जाना, सब कुछ एक जैसा है। यह सब कुछ एक जैसा उसके एक ढर्रे पर चल रही नीरस उबाऊ जिंदगी का परिणाम है कि वह घंटे गिनने को मजबूर है। जैसे ही उसका घंटा पार होता है, थोड़ी देर जैसे वह राहत महसूस करती है। यहां पर एक और बात मैं इसमें बताना चाहूंगी कि समय या जो भी दिनचर्या है, उन ऐसा नहीं कि हम जो भी कार्य करते हैं, हाँ यार हमें स्कूल भी तो जाना है, गिन लेते हैं घंटों को। नो बेटा, ये और मालती के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर विद्यालय की यदि समय या दिनचर्या का हम जिक्र करें या बात करें तो वो है हमारे भविष्य निर्माण के लिए, हमारी रुचियों का, हमारे ज्ञान का, हमारे खेल कूद, सभी बातों का ख्याल रखते हुए उन 24 घंटों में से 6-7 घंटे विद्यालय में ऐसे मतलब बहुमूल्य या अमूल्य घंटे होते हैं जो जीवन का निर्माण करते हैं, हमारे चरित्र का विकास करते हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। लेकिन मालती के जीवन में जो घंटे हैं जो बीतते जाते हैं, वो एक बोरिंग जीवन की ओर इशारा करते हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है लेखक को कि वे स्वयं भी उसमें शामिल हो गए। अभिप्राय स्पष्ट करिए। पहला है, मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी में सूख कर मटमैले हुए, चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है, उद्वेगमय नहीं। तो अब आपको यह ध्यान देना है सबसे पहले कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस पाठ की हैं। तो ये कौन से पाठ की हैं? रोज। लिखा किसने है? अज्ञे जी ने। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। एक ही व्यक्ति का नाम है भाई, 4 व्यक्तियों का नाम नहीं है। एक ही व्यक्ति का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो लेखक ने कहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां रोज शीर्षक कहानी से उद्धृत हैं। इसमें विद्वान लेखक अज्ञे जी ने प्रकृति के माध्यम से जीवन के उन पक्षों का रहस्य उद्घाटन करने की कोशिश की है जिससे मानव जीवन प्रभावित है। अर्थात इन पंक्तियों में लेखक द्वारा चांदनी का आनंद लेना, सोते हुए बच्चे का पलंग से नीचे गिर जाना, ऐसे प्रसंग हैं जो नारी के जीवन को विषम स्थिति के सूचक की ओर संकेत करते हैं। लेखक द्वारा प्रकृति से जुड़कर नारी की अंतर्दशाओं को देखना एक सूक्ष्म निरीक्षण है। चीड़ के वृक्ष का गर्मी से सूखकर मटमैला होना मालती के नीरस जीवन का प्रतीक है। अर्थात नहीं कि कोई वृक्ष जब हरा भरा रहता है, उस पर पत्तियां रहती हैं, नई नई कोपलें रहती हैं, फूल रहते हैं, तो वो वृक्ष बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन वही वृक्ष यदि सूख जाए, उस पर कुछ ना हो, तो ऐसा लगता है अरे यार ये क्या है। तो बस मालती का जीवन भी एक सूखे हुए वृक्ष की तरह ही यहाँ पर बताया है लेखक ने कि वो जो कभी हरा भरा रहता था, आज जैसे वो सूखे हुए वृक्ष की भांति हो गया। चीड़ के वृक्ष जो धीरे धीरे गा रहे हैं, कोई राग जो कोमल है, यह नारी के कोमल भावनाओं के प्रतीक हैं, किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है, किंतु उद्वेगमय नहीं। यह मालती के नीरस जीवन का वातावरण से समझौते का प्रतीक है। हमें यह जानना चाहिए कि जहां उद्वेग होगी वहीं सरसता होगी। मतलब जहां कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब नहीं, जस्ट चिल, भाई थोड़ा सा आनंद, मजा, हंसी ठिठोली, ये जीवन को रसमय बनाते हैं।
हमें यह जानना चाहिए कि जहां उद्वेग होगी वहीं सरसता होगी, परंतु मालती के जीवन में सरसता नहीं है। सरसता, सरसता, रस के साथ सा मतलब आनंद। रस क्या है? रस आनंद होता है। हमने व्याकरण में पढ़ा है ना, रस मतलब आनंद। और जहां रस नहीं वो नीरस हो जाती है जिंदगी। जीवन के एक ढर्रे पर रोज रोज एक तरह का काम करने, एक रस जीवन, उसकी सहनशीलता आदि उसके जीवन को उबाऊ बनाते हैं। मालती के लिए यह एक त्रासदी है, जहां नारी की आशा आकांक्षा सब एक घुटन भरी जिंदगी में कैद हो जाती है, स्वयं का अस्तित्व जैसे समाप्त हो जाता है। नारी के जीवन में जो राग रंग होने चाहिए यहां कुछ नहीं है। ना तो उसे कभी अपने पति का प्रेम मिला, ना कभी उसको ऐसा लगा कि वो अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकती है, क्योंकि सब कुछ जैसे बंधा सा था। जंजीरों में वो जकड़ी नहीं थी, लेकिन आजाद भी नहीं थी। यहां दुख की स्थिति यह है कि घुटन भरी जिंदगी को सरल बनाने के बजाय उससे समझौता कर लेती है। ठीक है, यही उसके अशांति का कारण है। मालती को अपना जीवन मात्र घंटों में दिखाई देता है, क्योंकि वह जीवन जी नहीं रही है, वह जीवन को क्या कह रही है, मतलब एक तरह से ढो रही है कि चलो हाँ निकल गया इतना समय। वह घंटों से छूटने का प्रयास करने के बजाय उन्हें निकलने पर थोड़ी राहत महसूस करती है, परंतु घंटे के फिर आगे आ जाने पर नीरस हो जाती है। यही राग है जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है। मालती की जिजीविषा, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, जीने की इच्छा यदा कदा प्रकट होती है, जो समझौते और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता का है। इसके मूल में उसके पति के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता को अभिव्यक्त करती है। वह भी परंपरागत सोच की शिकार हो चुकी है, जो इसमें विश्वास करती है कि यही उसके जीवन का सच है। इससे इतर वह, या इतर मतलब अन्य या इसके अतिरिक्त वह कुछ सोच भी नहीं सकती। यही कारण है कि उसके दाम्पत्य जीवन में राग की कमी व्यंजित होती है, मतलब प्रेम है ही नहीं, रस है ही नहीं। इस समय मैं यही सोच रहा था कि बड़ी उद्धृत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या यह वही मालती है जो पढ़ाई से जी चुराती थी? कैसी है, क्या हो गया? प्रस्तुत पंक्तियां प्रतिष्ठित साहित्यकार अज्ञे द्वारा रचित रोज शीर्षक पाठ से उद्धृत हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक मालती के बचपन के दिनों को याद करता है कि मालती कितनी चंचल लड़की थी। जब हम स्कूल में भर्ती हुए तो हम हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से भाग जाते थे और दूर के बगीचों के पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियां खाते थे। कैरियां जानते, कैरियां, कच्चे आम को कैरियां भी कहते हैं, कैरी कैरी। मालती पढ़ती भी नहीं थी, उसके माता पिता तंग थे। लेखक इसी प्रसंग से जुड़ा एक वाक्य सुनाता है कि मालती के पिता ने एक किताब लाकर पढ़ने को दी कि भाई चलो अब तुम अच्छे से पढ़ाई करो, ये किताब लाकर दी है तुम्हें, जिसे प्रतिदिन 20-20 पेज पढ़ना था। आप बताओ क्या मालती ने उसको नियमित रूप से पढ़ा होगा? मालती रोज उतना पन्ना फाड़ती मतलब उसने पढ़ने की जगह पन्ने को फाड़ती चली गई। इस प्रकार पूरी किताब फाड़कर फेंक डाली। लेखक उपर्युक्त बातों के आलोक में आज की मालती, जिसकी शादी हो गई है और उसके बच्चे भी हैं, उसमें आए बदलाव को लेकर चिंतित है कि इतना मतलब नकारात्मक परिवर्तन, इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। आज मालती कितनी सीधी हो गई है। जिंदगी के ढर्रे में होने के कारण मालती यंत्रवत कर्तव्य पालन को मजबूर है। लेखक ने देखा कि पति महेश्वर ने मालती को आम लाने के लिए कहा। आम अखबार के एक टुकड़े में लिपटे थे, तो मालती वो आम लेकर आती है और वही अखबार का टुकड़ा पढ़ने लगती है, क्योंकि वो बाहर के जीवन के बारे में जानना चाहती है। अखबार पहली बार मिला ऐसा लग रहा था। इससे पता चलता है कि वह अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकलकर दुनिया के समाचार जानने को उत्सुक है, लेकिन नहीं जान पाती है, क्योंकि वो तो स्वयं मशीनी, या यूं कहें कि उस घर का जो उबाऊ या नीरस जीवन है उसमें पूरी तरह से ढल चुकी है। वह अखबार के लिए भी तरस गई थी। उसके जीवन के अनेक अभावों में अखबार का अभाव भी एक तीखी चुभन दे गया। यह जीवन की जड़ता के बीच उसकी जिज्ञासा और जीवन इच्छा का प्रतीक है।
इस तरह एक लेखक ने एक मध्य वर्गीय नारी को अभावों में जीने की इच्छा का संकेत देखा है और जीवन संघर्ष की प्रेरणा दी है कि हमें कभी भी अपनी रुचियों का गला नहीं घोंटना है। जीवन जीना है, जिम्मेदारी निभाना है, बिल्कुल निभाना है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम अपनी रुचियों का ही गला घोंट दें। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अब मालती के पति के बारे में हम जान चुके ना कि उसका होना ही नीरसता या बोरिंग सा लगता था। अब देखते हैं मालती कैसी थी। प्रस्तुत कहानी रोज की मालती मुख्य पात्र तथा नायिका है। बचपन में वह बंधनों से पड़े उन्मुक्त गगन में एक स्वच्छंद चिड़िया की भांति उड़ती थी। चंचल हिरणी की तरह उन्मुक्त थी, फुदकती थी यहां वहां। उसका रूप लावण्य बरबस ही लोगों को आकर्षित करता था। मतलब देखने में इतनी सुंदर थी और स्वभाव में भी चंचल, तो अनायास ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। महज 4-5 वर्षों के अंतराल में ही वह विवाहिता है और एक बच्चे की मां भी है। उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन सहज ही दृष्टिगोचर होता है। वह वक्त के साथ समझौता करने वाली कुशल गृहिणी तथा वात्सल्य की वाटिका है। सिर्फ 4-5 सालों में उसमें इतना परिवर्तन आ गया कि वो स्वयं जो चंचल हिरणी की तरह कभी हुआ करती थी, जो कभी यहां कभी वहां फुदकती रहती थी, आज एकदम स्थिर सी हो गई है, जड़ सी हो गई है। 4 साल पहले मालती उदात और चंचल थी। विवाह उपरांत उसने अपने जीवन को यंत्रबद्ध बना लिया। उसका शरीर जीर्ण होकर कांति विहीन हो गया। मतलब महज 5 सालों में उसका जो रूप लावण्य था, जो सुंदरता थी, जो आकर्षण था, वो एकदम क्षीण हो गया, नष्ट सा हो गया। क्यों? क्या कारण था? घर का माहौल, पति का दबदबा, एक मध्यवर्गीय नारी की स्थिति को दिखाया है। वह अपने जीवन को परिवार की धुरी पर नाचने के लिए छोड़ देती है और इस तरह से एक घरेलू स्त्री के जीवन की मनोदशा का सजीव चित्रण किया है। अगला है, बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए कि मालती का एक बच्चा भी था, गिर गया, रोने लगा। लेखक ने उससे कहा, अरे अरे बच्चा, अरे वो तो रोज ही गिरता है, कोई बात नहीं, पानी बर्तन धोना है और रोज ही लेट आता है। मतलब पूरी तरह से उसने अपने जीवन को उबाऊ बना लिया। रोज शीर्षक कहानी की नायिका मालती का पुत्र टिटी बाल सुलभ रस से परिपूरित है। यद्यपि वह दुर्बल, बीमार तथा चिड़चिड़ा है, तथापि वह ममता को एकाकी जीवन का आधार। रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है मालती और अपरिचितों को देखकर बच्चों की प्रतिक्रिया का सजीव जिक्र इन पंक्तियों से होता है कि अपने जो इस तरह से उन्होंने बताया कि बच्चे की देखभाल करने के लिए माता पिता को ध्यान देना पड़ता है और इसमें सजगता आती है। वास्तव में बच्चा मानव जीवन की अमूल्य निधि है। बच्चे में घुल मिलकर मनुष्य अपने दुष्कर समय को समाप्त कर सकता है, लेकिन किसी के पिता के पास बच्चे के साथ खेलने का या उसके साथ थोड़ा सा हंसी ठिठोली करने का वक्त नहीं, ना तो पत्नी के साथ बैठकर थोड़ी प्रेम भरी बातें करने का समय है। सब कुछ बोरिंग, बिल्कुल अच्छा नहीं जीवन। हाँ, सो मेरे प्यारे बच्चों, सुन लिया है आपने कि अपने जीवन को रसात्मक तरीके से कैसे जीना चाहिए। अपने जीवन की जो रुचियां हैं, जो पसंद है, नापसंद है, उसको कभी बुझने नहीं देना है। हमें अपने जीवन को हंसकर खिलखिलाकर बिताना है। परेशानियां आती हैं जीवन में, समय का पालन करना भी अति आवश्यक है, लेकिन समय के पालन के साथ साथ हमें अपने जो एक मनुष्य का जीवन हंसता खिलता हुआ रहता है ना, उसको कभी बुझने नहीं देना है। आशा करती हूं हमेशा आप हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।